नाज़रीन, मोर एंड मोर अमेरिकन वेपन्स जो हैं वो मिडिल ईस्ट में आ रहे हैं। बड़ा मैसिव नौयत का बिल्डअप जो है वो किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आलमी जंग की तैयारी कर रहे हैं। अपना तमाम एयर पावर, अपनी एयर डिफेंस, हर तरह की ताकत जब वो यहां पर वो ट्रांसफर कर रहे हैं। यानी जो अल्टीमेट जंग उन्होंने बड़ी ताकतों के खिलाफ, चाइना, नॉर्थ कोरिया, रशिया के खिलाफ लड़नी है। जो पता नहीं कभी वो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमेशा उन्होंने प्रॉक्सी वॉर ही लड़ी है। तो लेकिन उससे पहले जो वो सबसे बड़ी जंग लड़ने जा रहे हैं, इराक, अफगानिस्तान, इन तमाम जंगों से बड़ी, वो जनाब अली ईरान की जंग है। और वो पूरी एरोगेंस के साथ, घमंड के साथ आ रहे हैं कि ये ईरान है जो हमसे संभाला नहीं जा रहा। ये ईरान की रिजीम जो है वो है क्या चीज, जो इतनी हमने गवर्नमेंट्स गिराई हैं, तो ईरान की गवर्नमेंट जो है वो क्यों नहीं हम गिरा सकते। और जिस तरह से नेतन्याहू जो है वो उसका सबसे बड़ा ड्रीम है, तो वो सारी इजरायली लॉबी इस वक्त ट्रंप को कह रही है कि आप हमारा सिर्फ एक काम कर दें, और वो ये है कि ईरान के अंदर ये गवर्नमेंट जो है इसको तब्दील कर दें। इसके बाद फिर हमारी तरक्की और हमारी हेजेमनी और हमारी डोमिनेंस, इसके रास्ते जो वो खुल जाएंगे। तो जनाब ईरान के वेपन, ईरान के खिलाफ जो वेपन आ रहे हैं अमेरिका के, और कहां पर, जॉर्डन की बेस के ऊपर, जॉर्डन के ऊपर मैसिव डिप्लॉयमेंट उनकी बेसिस पर हो रही है। उधर चाइना भी बड़ी एंट्री कर चुका है, और उनके भी सोफिस्टिकेटेड जो सप्लाई है टेक्नोलॉजी की, वो ईरान को इस वक्त भेजी जा रही है। और हम मजीद डिटेल्स भी आज बताएंगे कौन कौन से वेपन्स भेजे जा रहे हैं। मिसाइल्स भी इसके अंदर जो वो शामिल है। तो जो इजराइल कैलकुलेशन करके बैठा हुआ है ना कि इतने 100 मिसाइल्स तो हम गिरा लेंगे, ये कर लेंगे, ये मिसाइल जो है वो सैकड़ों से बढ़कर हजारों में हो सकते हैं। और अगर ये हजारों में चले गए तो ये इतना इनका भुरकस निकलेगा कि ये जिस जंग को अपने लिए रीजन में डोमिनेंस के लिए सबसे बड़ी जंग समझ रहे हैं, और कह रहे हैं कि इसके बाद रीजन में इनकी डोमिनेंस हो जाएगी, ये अमेरिकन बेसिस का यहां से खात्मा हो जाएगा। और इजराइल जो है वो बहुत बहुत बुरे तरीके से उसके खिलाफ ये जंग बैकफायर कर सकती है। इतनी बैकफायर कर सकती है कि वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के अंदर आ जाएगा। बाकी उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक उनको कामयाबी भी हो सकती है, लेकिन अगर ये बैकफायर हुई तो फिर ये छोटे मोटे डैमेज तक महदूद नहीं रहेगी। फिर ईरान ने ये ऐलान कर रखा है कि अमेरिका को यहां से अपनी बेसेस जब वो खाली करना पड़ेंगी। उधर जनाब अली कतर ने कहा है कि अगर ये जंग हुई तो रीजन की इकॉनमी जो है वो हिल जाएगी। और खबर यह है कि जो इराक के अंदर रहने वाले कुर्द हैं वो शाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं, एसटीएफ कंट्रोल्ड एरिया में वो दाखिल हुए हैं। तो कुर्द कह रहे हैं कि इजराइल जब वो राब्ते में है और मुकम्मल हमें सपोर्ट जो वो दे रहा है। तो बात यह है कि इस वक्त एक मुआहदे की तैयारी भी हो रही है कि एसडीएफ और दमिश्क का मुआहदा हो जाए, लेकिन इस तरह के मुआहदे पहले भी हुए हैं, लेकिन फिर वो टूट जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस बार ये इंप्लीमेंट हो जाए, लेकिन असल बात यह है कि जब तक इजराइल को जो है वो कन्फ्रंट नहीं किया जाता, इजराइल को बाय फोर्स जो है वो नहीं रोका जाता, तो वो ये सारी चीजें जो वो करता रहेगा। फ्रांस ने कहा है कि अमेरिका के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसको कैंसिल कर देना चाहिए, वक्त आ गया है। और अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिका में इस वक्त पैनिक ये है कि कांग्रेस, पॉलिसी मेकर्स वो पैनिक मूड के अंदर हैं और वो ये डिबेट कर रहे हैं कि ट्रंप को रोको, इससे पहले कि ये पूरे एम्पायर को ही ब्रिंग डाउन ले आए। मतलब जो ट्रंप साहब कर रहे हैं वो अमेरिकन एम्पायर को मजबूत तो नहीं कर रहा है, कमजोर कर रहा है। भाई अमेरिकन एम्पायर है क्या? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्लस यूरोपियन अलायंस, इसको अमेरिकन एम्पायर कहते हैं। तो उसमें यूरोपियन अलायंस निकल गए तो अमेरिकन एम्पायर कहां बचेगा? तो वो कह रहे हैं भाई इससे पहले कि ट्रंप साहब ये पूरी अमेरिकी एम्पायर को ही ब्रिंग डाउन करें, ट्रंप साहब को रोकें। और आवाजें आना शुरू हो गई हैं ट्रंप की इंपीचमेंट की। खुद ट्रंप की जो पार्टी है उसके लॉ मेकर्स भी खुश नहीं हैं और डेमोक्रेट से आवाजें आना शुरू हो गई हैं कि ट्रंप को जब वो इंपीच किया जाए। खुद ट्रंप ये कह चुके हैं कि अगर मिड टर्म इलेक्शन में मैं हारा तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे मेरी इंपीचमेंट के। लेकिन एक्सक्यूज मी, लेकिन चूंकि अब रिपब्लिकन से भी आवाजें आना शुरू हो गई हैं, तो वहां पर अब सिर्फ इलेक्शन का मामला नहीं है, क्योंकि ट्रंप साहब जो पॉलिसीज इख्तियार कर रहे हैं, हो सकता है रिपब्लिकन्स कहीं सपोर्ट कर दें, हतमी तौर पर हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अब ये देखें ना कि अमेरिका किस हद तक डैमेज हो रहा है उनकी पॉलिसी से, और वो तेजी के साथ एक के बाद एक इकदाम जो वो उठाते चले जा रहे हैं। सो ये इस वक्त सूरत हाल है। सबसे पहले हम जरा ईरान से आगाज करते हैं, और इस वक्त मैसिव जो डिप्लॉयमेंट है वो हो रही है। 4 अमेरिका की जो एयरफोर्स के C-17 हैं स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर, ये जनाब अली डियागो गार्सिया से जॉर्डन और ये मूव हुए हैं, और एक 5th एयरक्राफ्ट भी आ रहा है।
इससे पहले F-15 भी जॉर्डन एयरबेस पर डिप्लॉय हुए हैं और अब ये भी, तो बड़ी मैसिव डिप्लॉय लगता है। जॉर्डन इस वक्त उनका मेन मरकज होगा और जॉर्डन एक बड़ी वॉल के तौर पर और एक बड़ी लेयर के तौर पर काम करेगा फॉर इजराइल अगेंस्ट ईरानी अटैक। लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस बार मामला कुछ और हो सकता है। ईरान ने पहले भी खबरदार किया था, जॉर्डन के साथ बड़ी कशीदगी हो गई थी, फिर जरा बीच बचाव करवाया गया, लेकिन अब तो मामला कुछ और है, क्योंकि वो वहां पर जो ईरान के अंदर जो अटैक कर रहे होंगे और जो वहां पर ज़ाहिर कैजुअलिटीज हो सकती हैं, तो उस वक्त जो एक सेंटिमेंट होगा तो फिर ईरान कोई भी रास्ता जो अख्तियार कर सकता है। आपको पता है जब इसराइल ने अटैक किया था ईरान पर, तो ये जो अरब वर्ल्ड है, रीजनल कंट्रीज हैं, ये अपनी एयर स्पेस नहीं बंद कर रहे थे। भाई एयर स्पेस बंद होना थी तो ईरान ने अटैक करना था ना, ईरान के पास जेट्स तो नहीं है, तो इजरायली जेट्स यहां से चले गए, लेकिन ईरान मिसाइल नहीं भेज सकता था जब तक ये इनकी एयर स्पेस बंद ना होती। ईरान मिसाइल कैसे फायर करता, वो तो पैसेंजर प्यारों से टकरा जाते, तो ये एयर स्पेस अपनी बंद नहीं कर रहे थे। फिर ईरान का एक मैसेज गया, बहुत सख्त मैसेज गया ईरान का, और फिर इन सब ने जब अपनी एयर स्पेस बंद की, फिर ईरान ने जब रिस्पॉन्ड किया, तो अब की बार हालात उससे भी ज्यादा नाजुक हो सकते हैं और मामलात किसी भी तरफ जब जा सकते हैं। सबसे बड़ा जो फियर है नाज़रीन वो ये है कि अगर गल्फ बेसिस हिट होती हैं तो फिर गल्फ का क्या रिएक्शन होगा और ये मामलात किस तरफ जब निकल जाएंगे, ये सबसे बड़ा फियर है। कतर ने कहा है कि अमेरिका जब वो डी एस्केलेशन करे और अगर जंग छिड़ती है तो रीजन की इकोनॉमी, एनर्जी और स्टेबिलिटी ये सब हिल जाएगी, रीजन की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, और यहीं से ट्रंप साहब ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जब लेने हैं। और जैसे ट्रंप कामयाबी के साथ यूरोप को चाइना की तरफ धकेल रहा है, तो रीजन में मुसलसल जंगें छेड़कर वो रीजन को भी, मिडिल ईस्ट को भी कामयाबी से चाइना की तरफ धकेलेगा। इस वक्त अगर आप देखें तो जो सऊदी अरेबिया के इंटरेस्ट हैं, जो टर्की के इंटरेस्ट हैं, जो कतर के इंटरेस्ट हैं, उसमें उनके साथ कौन खड़ा है? आपको तो चाइना नजर आ रहा है। सीरिया की रीयूनिफिकेशन में सबसे ज्यादा आगे कौन खड़ा है? चाइना। और सोमाली लैंड का जो मामला है उसमें अमेरिका तो इजराइल के साथ खड़ा है, और यह सऊदी अरेबिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए मसला है। तो सोमाली लैंड के मामले पर चाइना के इंटरेस्ट के साथ कौन खड़ा है? सऊदी अरेबिया के इंटरेस्ट के साथ कौन खड़ा है? चाइना। यमन के मामले में जो चाइना है उसने रीयूनिफिकेशन की बात की है, मतलब वो इस चीज को उसने सपोर्ट नहीं की गई यहां पर अलग रियासत जब बन जाए। तो भाई ये सारे मामलात में तो, और फलस्तीनी रियासत के साथ कौन खड़ा है? चाइना। अमेरिका नहीं खड़ा है। तो अगर आप देखें तो चाइना के साथ इंटरेस्ट ज्यादा अलाइन कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला कौन है? चाइना। अमेरिका तो नहीं खरीदता, ठीक है ना। तो ये बात है कि यूरोप को जैसे ट्रंप साहब ने पुश कर दिया है टुवर्ड्स चाइना, तो ये कोई बईद नहीं है कि यहां पर जो पॉलिसीज ट्रंप की हैं, एक लाहासिल जंग। भाई ईरान कोई खतरा नहीं है अमेरिका के लिए, ईरान अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है, ठीक है। वो जो नारे वगैरह लगते हैं ये सारी चीजें हैं, लेकिन यही ईरान है जिसने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील की है। यही ईरान है जिसने कहा कि आप सैंक्शंस हटाएं, हम आपके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, मामलात आगे बढ़ाना चाहते हैं। ईरान हर हद तक गया है अमेरिका और यूरोपियंस के साथ, लेकिन ये इजरायली लॉबी है जो अमेरिका को मजबूर करती है कि नहीं, ईरान को वो दुश्मन वाली फहरिस्त में ही शामिल करके रखे, उसके साथ मामला तय ना करे। मौजूदा जो सदर आए हैं, इनका जो इलेक्शन है इसको वेस्टर्न मीडिया ने वेलकम किया था और इनको रिफॉर्मिस्ट कहा था, और उनकी हलफ बर्दारी के दिन इस्माइल हानिया को वहां पर टारगेट किया गया। वाई? ताकि जो नए सदर आए हैं अगर उन्होंने रिफॉर्म्स करनी भी हैं तो वो ना कर सकें, क्योंकि उस हमले के साथ ये वाज़ेह हो गया था कि इजराइल ने बरह रास्त ईरान पर अटैक करना है, तो उनको सिक्योरिटी स्टेट बनना पड़ता है। रिफॉर्म्स वो करने की तरफ जाते हैं तो इजराइल कोई नई शैतानी छोड़ देता है। तो असल बात यह है। तो अब ये जो रीजन को, अब कतर कह रहा है भाई ना जंग करे, सऊदी अरेबिया कह रहा है हम नहीं चाहते ईरान पर हमला हो, टर्की कह रहा है हम नहीं चाहते ईरान पर हमला हो, तो इसके बावजूद अमेरिका हमला करने जा रहा है, तो फिर ये मुल्क मजबूर हो जाएंगे ना। बात यह है, ईरान की जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसने कहा कि इमाम खामनाई पर अगर कोई भी अटैक हुआ तो यह डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होगा। ये उनका जो नेशनल सिक्योरिटी, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी स्टेटमेंट जारी हो रही है। तो बहुत खतरात हैं कि सुप्रीम लीडर को यह निशाना बनाने की कोशिश जो है वो करेंगे, लेकिन उसके बाद मामला बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल। आपको बताए
प्यूटन के ऊपर प्यूटन को असैसिनेट करने की जब कोशिश की गई, 91 ड्रोन्स उनकी रेजिडेंस के ऊपर दागे गए। और अभी जो टकर कार्लसन को प्यूटन के एडवाइजर ने इंटरव्यू दिया है, वो क्या कहा है उन्होंने कहा कि अगर प्यूटन को असैसिनेट किया गया तो हम न्यूक्लियर हमला करेंगे। प्यूटन की असैसिनेशन का मतलब होगा वर्ल्ड वॉर, और ये न्यूक्लियर वॉर होगी। प्यूटन के असैसिनेशन के जवाब में हम न्यूक्लियर फायर करेंगे और यूरोप पर करेंगे। ये उन्होंने टकर कार्लसन के इंटरव्यू में कहा है। और आपको पता है पहली आलमी जंग भी एक असैसिनेशन ही से शुरू हुई थी। तो ये जो इनको अंदाजा नहीं है और ट्रम्प बातें कर रहे हैं और सुप्रीम लीडर को थ्रेट कर रहे हैं। सुप्रीम लीडर सिर्फ एक हुक्मरान नहीं है, सुप्रीम लीडर जो है ना वो एक रूहानी शख्सियत है, और उनके साथ जो अटैचमेंट है वो सिर्फ ईरान के बॉर्डर्स तक महदूद नहीं है, वो इर्द गिर्द के ममालिक से लेकर पूरी दुनिया तक है। तो ये बहुत मसला क्रिएट हो जाएगा और ये मामला बहुत ज्यादा खराबी की तरफ चले जाएंगे अगर उन्होंने ऐसा कोई इकदाम उठाने की कोशिश की। चाइना की जो मैसिव शिपमेंट्स आ रही हैं, कुछ डिटेल्स आई हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। इजराइल की कैलकुलेशन बिल्कुल उड़ सकती हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात नाज़रीन क्या है, अब ये जो चाइना से खबर आ रही है हम आपके साथ शेयर करते हैं कि चाइना मिसाइल्स दे रहा है। चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो तो मिस्टीरियस टेक्नोलॉजी है। उन्होंने क्या तैयार कर रखा है अमेरिका और वेस्ट को तो पता भी नहीं है, क्योंकि चाइना की ये वेपन्स तो कहीं इस्तेमाल नहीं हुए, तो इसलिए एक दो जंगें जो अभी पहले हुई हैं उसमें जो एयरफोर्स की फाइट हुई, आपने उसमें देखा कि चाइनीज टेक्नोलॉजी है उसने कैसे कामयाबी हासिल की है। तो यहां पर चाइनीज टेक्नोलॉजी उनको नॉकआउट कर सकती है इजराइल को। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें पता ही नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी करती क्या है, कैसे काम करती है, इसकी ताकत क्या है। वो अपना एयर डिफेंस लेकर बैठे हुए हैं, पता नहीं ये कितने नंबर्स में मिसाइल दे रहे हैं और वो मिसाइल्स कितने ताकतवर हो सकते हैं। तो जनाब अली पिछले 72 घंटों के अंदर टेक्निकल और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक नोटेबल एयर मूवमेंट्स चाइना और ईरान के दरमियान हुई है। सदरन चाइना से जो प्लेन हैं उन्होंने फ्लाई किया है, और ये प्लेन उस वक्त ईरान के अंदर दाखिल हो रहे हैं जब ईरान में एयर स्पेस जो है वो उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, और सिर्फ जो है वो फ्रेंडली कंट्री से फ्लाइट्स आ रही हैं, यानी वो पूरी तरह से फ्लाइट नहीं खुली है, एयर स्पेस नहीं खुली है। एक मिलिट्री स्ट्राइक का जो खतरा है और ड्रिल्स हो रही हैं। तो ये इमरजेंसी शिपमेंट्स है जो आ रही हैं। खबर यह है कि चाइना का जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जिसके अंदर अब HQ-16 शामिल है, HQ-9 की खबर आई, अब ये HQ-16 शामिल है, और HQ-17AE, HQ-16 एंड HQ-17AE, इससे पहले HQ-9 इसकी खबरें आई हैं। अब ये 16 और 17 जो है ये मजीद एडवांस सिस्टम्स हैं, ये भी उन्होंने ईरान को भेज दिए हैं। और इस एयर डिफेंस का मकसद ईरान की जो वाइटल फैसिलिटीज हैं, मिसाल के तौर पे कौन सी, जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, जो मिसाइल बेसेस हैं, वहां पर ये एयर डिफेंस डिप्लॉय होगा। तो अमेरिका को भी नहीं पता है कि चाइनीज एयर डिफेंस कैसे काम करता है। अगर उनके यहां पर तैयारे गिर गए तो फिर क्या होगा। तो अब फिर अगली बात देखिए कि ये फौरी तौर पर इसलिए पहुंचाए गए हैं क्योंकि वहां F-15 पहुंच गया जॉर्डन में। तो आप देख रहे हैं तैयारी, मतलब एक दूसरे का सद्देबाब हो रहा है। इसराइल ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स के हवाले से अपना एरो फोर्स सिस्टम ले आया है, और अमेरिका ने मजीद पैट्रियट सिस्टम जो वो डिप्लॉय किया, और वो F-15 लेकर आए ताकि ज्यादा हार्ड वे के अंदर जब वो ईरान को हिट किया जा सके। तो F-15 के मुकाबले में चाइना ने एयर डिफेंस भेज दिया है। अच्छा, F-15 जो है ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वो होती है जो रडार को चकमा देकर जब वो अंदर घुस सके। F-15 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यहां पर वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यानी F-35 वगैरह तो है, लेकिन F-15 जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं है उसको क्यों भेजा है। तो इसका मतलब यह है कि वो एक ऐसे सिनेरियो की तैयारी कर रहे हैं कि F-35 गए हैं, बाकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी गई है, उन्होंने जाकर रेडार्स वगैरह डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, उसके बाद उनके लिए मैदान खुला है, यानी आगे से उन्होंने एयर डिफेंस को भी डिप्लॉय कर दिया। यानी जैसे इराक की या लेबनान की एयर स्पेस है इसराइल के लिए, यह शाम की है जिसमें उनके जहाज फ्रीली मूव कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं और अटैक कर सकते हैं, और आगे से कोई खतरा नहीं है। तो उस सिनेरियो की भी वो तैयारी कर रहे हैं कि ईरान की एयर डिफेंस को, रडार्स को, मिसाइल्स को
डिस्ट्रॉय करके, न्यूट्रलाइज करके फिर ये वाले जेट्स भेजे जाएंगे जो स्टेल्थ नहीं है, और ये जो है वो हैवी पेलोड कैरी कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एम्यूनिशंस कैरी कर सकते हैं। तो आगे चूंकि खतरा नहीं होगा तो वो फ्लाई कर रहे होंगे और हैवी पेलोड्स के साथ जाकर अटैक कर रहे होंगे। तो ये यानी बड़ी टेक्निकल चीज है। तो F-15 के जवाब में उन्होंने ये एयर डिफेंस भेजा है। अब ये एयर डिफेंस कितना कारगर साबित होगा, देखिए असल जो ईरान और अगर हम इसराइल की स्ट्रेटजी की बात करें तो इसराइल रिलाय कर रहा है अपने एयर डिफेंस पर। ईरान ठीक है अपना एयर डिफेंस बढ़ा रहा है, ये वो सारा कर रहा है, लेकिन ईरान का एयर डिफेंस को इतना इफेक्टिव साबित नहीं होगा क्योंकि अमेरिका अटैक करने के लिए आ रहा है ना। तो कितना के एयर डिफेंस वो इफेक्टिव साबित हो जाएगा, उनके जहाज अंदर घुसेंगे, वो अटैक करेंगे। ईरान का सर्वाइवल उसके मिसाइल्स के अंदर है कि उसके मिसाइल्स कितना नॉकआउट कर सकते हैं अमेरिकन बेसेस को और इजराइल को। ईरान का सर्वाइवल उसके एयर डिफेंस में नहीं होना, उसके मिसाइल्स में होना है। और इजराइल जो रिला कर रहा है वो अपने एयर डिफेंस के ऊपर रिला कर रहा है कि वो कितना ईरानी मिसाइल्स को रोक सकेंगे। तो ये बुनियादी फर्क है। ज़ाहिर है ईरान अपना एयर डिफेंस बढ़ा रहा है, ये वो सारा कर रहा है, लेकिन ये कोई उतना इफेक्टिव नहीं होगा कि वो जहाज़ों को अंदर नहीं आने देगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, जहाज़ आएंगे, बहुत हैवी अटैक्स करेंगे, बहुत डिस्ट्रक्शन करेंगे, लेकिन ईरानी मिसाइल्स क्या कमाल दिखाते हैं उस पर जंग का फैसला होगा। इसके अलावा डुअल यूज कंपोनेंट्स हैं वो भी भेजे जा रहे हैं, और चाइना ने इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट्स हैं वो भेजे हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट्स हैं ये बैलिस्टिक मिसाइल्स के अंदर जो सॉलिड फ्यूल है उसमें इस्तेमाल होते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स के कंपोनेंट्स वो भी भेजे जा रहे हैं। और जो चाइना है उसके ये जो कार्गो फ्लाइट्स आ रही हैं ये ट्रेडिशनल रूट्स को बायपास करते हुए तेहरान में दाखिल हो रहे हैं, और इन्होंने जो अपनी डिटेक्शन डिवाइसेज हैं वो भी डिसेबल कर रखी हैं ताकि इनको जो है असेस ना किया जा सके ये क्या लेकर आ रहे हैं, क्या लेकर जा रहे हैं। और इसी दरमियान जो है वो हाईली एक्टिव और अनयूजुअल सेंटर्ड अराउंड एयर डिफेंस सिस्टम्स एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी ये सारा दिया जा रहा है, और खासकर जो तेहरान है उसको भी सिक्योर किया जा रहा है। अच्छा, तो ये जनाब चाइना की सपोर्ट है। अच्छा, कतर ने एक काम किया है, कतर ने सोमालिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? क्योंकि सऊदी अरेबिया, सोमालिया और इजिप्ट का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, यानी असल में सऊदी अरेबिया और इजिप्ट ने सोमालिया से डिफेंस एग्रीमेंट किया क्योंकि सोमालिया ने यूई से कैंसिल किया। तो 2 दिन के बाद कतर ने भी सोमालिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया। सो ये यानी सऊदीया के सपोर्ट में यूई के, चूंकि देखे ना यूई जो है वो स्पाई कर रहा है कतर के ऊपर, मिलिशिया इंस्टॉल कर रहा है ईरान में, फिलिस्तीनियों को, सुडानीज और जो सोमालीज हैं और यमनीज हैं उनको काफ़ी एतराज़ात हैं। तो ये बड़ी बैटल इस वक्त जारी है, और इसका नुकसान होगा वैसे यूई को भी होगा, रीजन को भी होगा, ओआईसी को भी होगा। फ़ायदा इसका किसी भी नहीं है, सऊदीया भी इसमें डैमेज हो सकता है। तो ये आपसे लड़ाई का फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये लड़ाई जो है ना बहुत शिद्दत इख्तियार कर गई है। जनाब अली कुर्द ये कह रहे हैं कि कुर्दों के हवाले से ये रिपोर्ट है कि इराकी कुर्दिस्तान से वो कुर्द जो हैं वो एसडीएफ कंट्रोल्ड एरिया शाम में वो दाखिल हुए, जो यहाँ से मोबिलाइजेशन का ऑर्डर दिया गया, तो वहाँ से कुर्द चले हैं, यहाँ पहुँच रहे हैं। तो बात यह है कि बहुत ज़रूरी है कि इसराइल को कन्फ्रंट किया जाए। ये असलहा, ये पैसा, ये सपोर्ट, ये सारा जो इसराइल और अमेरिका की जानिब से जारी है। अमेरिका नहीं रोकेगा इसराइल को, तो रीजन को जब वो टफ स्टांस जब लेना होगा और अमेरिका को प्रेशराइज करना होगा कि वो कम से कम जब वो पीछे हटे, या फिर खुद जब वो टफ स्टांस जब लेना होगा। अभी आप देखें ना, सऊदी अरेबिया और टर्की ने एक डिसाइसिव एक्शन दिखाया है तो ये एसटीएफ की दौड़ें लगी हैं ना, और अमेरिका भी हिला हुआ है ना, मतलब वो उस तरह से अभी डायरेक्टली उन्होंने इंटरवीन तो नहीं किया। कुर्द तो कह रहे हैं कि इंटरवीन करो, अभी तक उन्होंने इंटरवीन तो नहीं किया, क्योंकि अमेरिका को भी अब पता है कि अगर यहां पर इंटरवीन किया तो सऊदीया और टर्की के खिलाफ जब बरह रास्त मामला चला जाएगा। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। और जनाब अली रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि जो वेस्टर्न ग्लोबल ऑर्डर है नो लॉन्गर एग्जिस्ट एंड नाउ रूल्स बाय फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखें, ये जो रूल बेस्ड ऑर्डर है ये अमेरिका ने बनाया, और रशिया को और चाइना को और जापानीज को और जर्मन्स को इसमें शामिल किया। सो रशियंस ने भी कहा ओके ठीक है, यूनाइटेड नेशन का हिस्सा बने, आ गए, ये सो ऑन। लेकिन ये कोई ज़ाहिर आइडियल नहीं था। सोवियत यूनियन भी इसकी खिलाफवर्जी करता रहा, अमेरिका भी करता रहा, ये सब होता रहा। लेकिन ज़ाहिर है अब जो हुआ है, मडोरो को उठाया गया, ये वो करके सारा,
तो आज रशिया का यह बयान आना, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का, कि अब वो रूल बेस्ड ऑर्डर खत्म हो चुका है और अब चीजें ताकत के जरिए होंगी, ये मामूली चीज नहीं है। देखिए ना, वो खुलकर इस बात का इजहार कर रहे हैं कि अब दोबारा दुनिया ताकत की तरफ चली गई है। आइडियल ये पहले भी नहीं था, लेकिन चीजें ढके छुपे अंदाज में तरीके से होती थी। लेकिन वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ये रूल, जैसे मैक्रोन ने खुद कहा, अभी कुछ घंटे पहले की स्टेटमेंट है ना, उनका रूल खत्म हो रहे हैं, अब चीजें ताकत के जरिए होंगी। तो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने वही बात की, दुनिया के लिए अच्छी खबर नहीं है, खासकर छोटे मुल्कों के लिए अच्छी खबर नहीं है। और इजराइल इस सूरत हाल को एक्सप्लॉइट करेगा। इजराइल ऐसे ही दुनिया चाहता है, ये लैटिन अमेरिका की डिस्टेबलाइजेशन, ये मिडिल ईस्ट की डिस्टेबलाइजेशन, ये अफ्रीका, बाकी जगह, ताइवान में भी तो इजराइल इन्वॉल्व है ना। तो इन सारे रीजन में इनकी जो डिस्टेबलाइजेशन हो रही है उसमें इजराइल इन्वॉल्व है। जब नेतन्याहू ये कहता है कि वो ट्रंप को कंट्रोल करता है, तो ट्रंप जो कुछ कर रहा है क्या उसमें नेतन्याहू का हिस्सा नहीं होगा, उसकी इनपुट नहीं होगी? और फिर उसके ट्रंप के इर्द गिर्द भी तो ज़ानिस्ट है ना, जो ये सारे मशवरे दे रहे हैं। तो इसमें वो ज़ानिस्ट प्लेबुक का हिस्सा है जो दुनिया डिस्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही है, और इसमें उन्होंने अपना मकसद पूरा करना है, वो है उनका एक्सपेंशन। वो अमेरिका की भी अलाय नहीं। आपको पता है क्या खबर आ जाइए, अमेरिका जो है उसे वो फंड करता है आयरन डोम को। अब वो अमेरिका कह रहा है कि भाई ये आयरन डोम जो है वो इसकी प्राइम टेक्नोलॉजी है वो हमें वापस दी जाए, मतलब उसकी जो सारी टेक्नोलॉजी है वो हमें भी ट्रांसफर की जाए। इजराइल ने इनकार कर दिया। इजराइल ने वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है वो रोका हुआ है। कहते हैं कि इससे एक्सटर्नल कंट्रोल हो जाएगा हमारी जो बहुत ही नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। अच्छा, अमेरिका की सारी टेक्नोलॉजी उन्होंने ली हुई है, अपनी नहीं दे रहे उनको। तो ये ट्रस्ट नहीं करते अमेरिका पर। ये कितनी बड़ी बात है। तो इस तरह की बातें फिर वहां अमेरिका में डिस्कस नहीं होती, इजरायली लॉबी उसको दबा देती है। तो लेकिन ये कितनी बड़ी बात है कि वो अमेरिका पर ट्रस्ट नहीं करते। अमेरिका ने F-35 और पता नहीं क्या क्या कुछ दिया हुआ है, खुफिया न्यूक्लियर प्रोग्राम उनका अफोर्ड कर रहे हैं, इससे कोई बड़ी बात हो सकती है। उनका खुफिया न्यूक्लियर प्रोग्राम वो भी उन्होंने बर्दाश्त किया हुआ है, और वो ये आयरन डोम देने के लिए तैयार नहीं है। सो जनाब अली, फ्रांस सपोर्ट के सस्पेंड कर दिया जाए यूरोपीय यूनियन और यूएस की जो ट्रेड डील है, सेज फॉरेन मिनिस्टर। मैक्रोन ने कहा, अच्छा वो ट्रंप साहब ने जो मैक्रोन का जो मैसेज है वो लीक किया, और जिसमें उन्होंने कहा था कि आप पेरिस आए, हम डिनर करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ट्रंप साहब ने लीक कर दिया। मैक्रोन ने स्टेटमेंट जारी किया कि मेरा कोई इरादा नहीं ट्रंप से मिलने का, कोई साइड लाइन पर भी कोई मुलाकात नहीं होगी। ये नतीजा है। तो वो जो यानी डरा हुआ, कमजोर, सहमा हुआ यूरोप था, वो भी इतनी इंसल्ट के बाद अब वो भी कह रहे हैं कि भाई अब कितना हम बर्दाश्त करें। इतनी इंसल्ट उनकी होगी। और इन तमाम गवर्नमेंट्स को मसला यह है कि अंदर से प्रेशर आना। एएफडी पार्टी कह रही है कि भाई ये क्या बात हुई। बरतानिया की पार्टी कह रही है, सून फ्रांस से भी अंदर से प्रेशर आएगा। तो जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनका प्रेशर आ रहा है, क्योंकि लीडर जो है वो कमजोर नहीं दिख सकता। जैसे कनाडा का प्राइम मिनिस्टर था, वो तब्दील हो गया ना, क्योंकि वो कमजोर दिखा, वो ट्रंप को रिस्पॉन्ड नहीं कर सका, उसने ट्रंप के खिलाफ एक ट्वीट भी नहीं किया। तो ये कमजोर नहीं दिख सकते, इनको रिस्पॉन्ड करना ही करना है। और मसला ये है कि भाई ग्रीनलैंड फिर हाथ से जाता है। और द हिल क्या लिख रहा है, डेमोक्रेट सेनेटर्स कॉल्स फॉर ट्रंप रिमूवल फ्रॉम ऑफिस अंडर 25th अमेंडमेंट। ट्रंप साहब की इंपीचमेंट की बातें अमेरिका में शुरू हो गई। रिपब्लिकन नाखुश हैं ट्रंप साहब से, वॉर्न ट्रंप अगेंस्ट ग्रीनलैंड परसूट। उन्होंने कहा है कि ग्रीनलैंड की तरफ कदम मत बढ़ाओ। रशिया कह रहा है कि कदम बढ़ाओ ट्रंप, हम तुम्हारे साथ हैं। और ग्रीनलैंड क्या ताल्लुक है डेनमार्क से, क्या लेजिटिमेसी है डेनमार्क की कि ग्रीनलैंड उनका है। और रिपब्लिकन कह रहे हैं किसी सूरत ग्रीनलैंड की तरफ मत बढ़ना। ये बहुत बड़ी बात है। ये अब देखें, बहुत बुरे तरीके से अमेरिकन एम्पायर डैमेज हो रहा है। तो पहले ये था ना कि इंपीचमेंट मिड टर्म इलेक्शन के बाद हो सकती है, अब ये पहले भी हो सकती है, वाज़ेह में रखें। क्योंकि ट्रंप तो एक एक दिन में इतना डैमेज अमेरिकन एम्पायर को कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों में जितना डैमेज उन्होंने अमेरिकन एम्पायर को किया है, इसका कोई अंदाजा है। तो अब ये 10 महीनों में पता है ट्रंप क्या कर देंगे। तो इसलिए वो रिपब्लिकन्स भी अब परेशान हैं, और उन्होंने वार्न किया कि ग्रीनलैंड की तरफ मत बढ़ो। तो बहरहाल ये इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर की। और भी चीज़ें आपके साथ अगली वीडियोस में शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।